नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 20 जून और आज की जो न्यूज है एक बार फटाफट ग्लांस कर लेते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम प्राइम मिनिस्टर ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त के टाइम से बनाई गई थी, जो कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। अपने समय की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ऑक्सफोर्ड को भी पीछे छोड़ती थी। 10,000 से ज्यादा मोंक वहां रहते थे और मोर देन 30 सब्जेक्ट्स पे वहां रिसर्च करते थे, मेडिटेशन वगैरह भी करते थे। अब दोबारा से हम उस कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छे से देखेंगे। इंडियन सिटीज में हीट ट्रैप के बारे में बोला जा रहा है। आप सभी फील कर रहे होंगे इस बार हीट कुछ ज्यादा ही हो रही है, खासकर कि अर्बन एरियाज में जहां सब कुछ कंक्रीट बन चुका है, तो वी कॉल इट कंक्रीट जंगल। हमारे पास वेटलैंड, लेक्स, पॉन्ड्स वो सब खत्म होते जा रहे हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो चिंता का विषय है, कैसे इसको टैकल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल आया है। इनविजिबल सफरिंग ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजीज। रोहिंग्याज बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि म्यांमार से इनको भगा दिया गया था। वहां पर इनका मतलब इनको इनकी इनकी स्टेटलेस पीपल बोल के वहां से निकाल दिया गया था और कुछ इंडिया में चले गए, कुछ बांग्लादेश में, कुछ इंडोनेशिया, कुछ मलेशिया, और तब से ये भटक रहे हैं। इंडिया में भी करीबन 22,000 रोहिंग्याज रह रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, मेंटल इश्यूज हैं, उनका रेप, मर्डर, हर तरह की प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए वो देख रहे हैं। हिंदू कुश हिमालयन जो है स्नो अपडेट के बारे में एक आर्टिकल आया है कि जो आइस वगैरह जमती थी हिंदू कुश माउंटेन्स पे, इस बार वो रिकॉर्ड लो पहुंच गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है सारा पानी वहीं से आता है। अगर वहां स्नो कम होगी तो धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी भी कम होगी। और ऑलरेडी आप देख रहे हो, ये प्रिडिक्शन किया जा चुका है 2027 तक इंडिया की आधी सिटीज पानी से की कमी से जूझ रही होंगी। तो ये एक चिंता का विषय है, कैसे टैकल करना चाहिए। एक नई एक्सरसाइज हुई है रेड फ्लैग, अमेरिका के द्वारा कराई गई है। कल परसों हमने देखा था तरंग, ठीक है, इस ऐसे ही एकोवरीन। तो मैंने आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वर्ल्ड की वो आपके एक पेज पे होनी चाहिए। ब्लू प्रिंट बियॉन्ड बॉर्डर्स फॉर सोलैक एंड शेल्टर। तो ये हमारा उसी के ऊपर आ रहा है कि इंडिया के पास रेफ्यूजीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। यह आर्टिकल शशि थरूर जी ने लिखा है, जो कि काफी सालों तक यूएन कमीशन में भी काम कर चुके हैं रेफ्यूजीज के लेके। तो इंडिया हमेशा से ही बाहर के लोगों को रेफ्यूज देता रहा है, वो जूज हो, वो पारसी हो, या वो चकमा ट्राइब हो, या फिर ये कहो कि तिब्बतन्स हो। तो इंडिया के पास एक डेडिकेटेड पॉलिसी ना होने की वजह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे रेफ्यूजी आएंगे, कैसे उनको हम डील करेंगे, क्या कंडीशन रहेंगी, उनको वापस भेजे ना भेजे, मतलब यूएन के हिसाब से जो चीज होनी चाहिए वो उसके बारे में अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, और आज इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन देखेंगे, 6 मेजर डिवीजन हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अपनी एटलस पे उनको मार्क भी करेंगे। कल 3 या 4 बच्चों ने अच्छे से आंसर दिए थे, मैंने उनको थम्स अप भी दिया था, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया था। यही डिसिप्लिन मुझे डेली चाहिए। आप इस पीडीएफ के लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनके सबके आंसर आपको टाइप करने हैं। नहीं आते तो गूगल करके टाइप करना। ये 5-5 करके समझो कि एक साल में कितने हो जाएंगे, और ये आपके डीप मेमोरी में चले जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेशन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली 2010 में एक्ट बनाया गया था और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर स्टडी हम बनाना चाहते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो। ये आप अगर देखोगे तो 5th सेंचुरी में, बेसिकली 6th सेंचुरी में कुमार गुप्त के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया। इसको 200 गांव का जो रेवेन्यू है उससे इसको फंड किया जाता था। मेनली हर्षवर्धन के टाइम भी काफी, पालाज के टाइम भी इसको काफी फंडिंग मिली। और यहाँ पर महायान बुद्धिज्म बेसिकली पढ़ाया जाता था, लेकिन हीनयान और वज्रयान भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1193 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था बख्तियार खलजी, उसने इसको जला दिया था। बिकॉज एजुकेशन किसी भी सिविलाइजेशन का की बैकबोन होती है। अगर वो उनके पास एजुकेशन नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, तो वो सिविलाइजेशन लंबे समय तक प्रोस्पर नहीं कर पाएगी। तो दोबारा से इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, एक अच्छी हिस्ट्री है। बिहार एक टाइम पे वर्ल्ड की कैपिटल हुआ करती थी, पाटलिपुत्र वगैरह। आज बिहार का वो स्टेटस नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज नहीं है। यहाँ इंडिया का पहला जो एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर, वो खड़ा हुआ। तो आज की हालत क्या हो गई है, तो दोबारा से रिवाइव करने के लिए अच्छा है। अभी बिहार में मेट्रो भी चलाई जाएगी, 4 स्टेशन फाइनल किए गए हैं।
4 शहर जहां पर मेट्रो एक्सेस दी जाएगी। अच्छी खबर है। चलो, तो इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है। मोस्ट एंशियंट, ऑक्सफोर्ड से भी पुरानी है, कुमार गुप्त के द्वारा फाउंड करी गई थी, 600 साल तक प्रोस्पर करी। फिर बाद में हर्षवर्धन और पाला डायनेस्टी के दौरान भी इसने प्रोस्पर किया। सेंटर ऑफ लर्निंग, कल्चर, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज वगैरह होता था। मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट था, यहाँ पर करीबन 10,000 साधु संत मोंक यहाँ रहा करते थे, और यहाँ पर सारी फिलोसफी पढ़ाई जाती थी बुद्धिज्म की। बाहर से भी लोग आते थे, चाइना, कोरिया, जापान। तो ऐसा बोलते कि यहाँ पर जो डोर कीपर होते थे, द्वारपालाज, वही क्वेश्चन पूछते थे। एक एंट्रेंस टेस्ट होता था। ये मान के चलो आज की जो हमारी आईआईटीज हैं उस लेवल की ये यूनिवर्सिटी रही होगी। उस टाइम पर 2 ही 3 यूनिवर्सिटी फेमस हुआ करती थी, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, एक नालंदा थी, एक विक्रमशिला थी, एक वल्लभी थी। तो इन यूनिवर्सिटीज के नाम भी पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे थे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो वहां ना पढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसफीज, आयुर्वेदा। तो पहले क्या होता था कि एक आदमी को होलिस्टिक नॉलेज देते थे। आज जैसे स्पेशलाइजेशन हो गया कि आप मैथ पढ़ो तो मैथ ही पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो फिजिक्स ही पढ़ो। पहले एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मेडिसिन, साइंस, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे। तो इंटर जो डिसिप्लिनरी स्टडीज थी, आज उनका इंपोर्टेंस दोबारा से बढ़ रहा है। आज आप देखोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप ड्राइंग के साथ ज्योग्राफी ले सकते हो, ज्योग्राफी के साथ बायोलॉजी ले सकते हो। तो इस तरह से ये पहले से चला आ रहा है। 1193 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था बख्तियार खिलजी, इसने बकवास करी और जला दिया इसको। तो इसको बाद में 6 सेंचुरीज के बाद डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? जो स्कॉटिश सर्वेयर था फ्रैंकिस बुचामन, हैमिल्टन, और बाद में सर अलेक्जेंडर कुनिंगम ने इसको ऑर्गेनाइज किया। यहां पर एक बुद्धिस्ट मोंक आया था, जुआन जैंग या हुआन सांग कह सकते हो। हर्षवर्धन के टाइम उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके। वो किस तरह के क्वेश्चन आए थे कि रिसेंट में किसको ऐड किया गया है। तो वहां पर एक तो 2023 के पूछे गए थे, और ये पूछा गया था सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है। तो उसका आंसर था गरबा डांस। वहां पर गरबा दे रखा था, वहां पर ये जो दुर्गा पूजा है वो दे रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंट में कौन सा ऐड हुआ है, टोटल कितने हैं, किस साल में कितने हुए हैं। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, तो एचपीएससी भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। इसके अलावा देखो और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। विक्रमशिला बिहार में थी, धर्मपाल ने इसको एस्टेब्लिश किया था, वज्रयान बुद्धिज्म यहां चलता था। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में थी, नागार्जुन द्वारा फाउंड की गई थी। नागार्जुन ने शून्यवाद की डॉक्ट्रिन दी थी। फिर तक्षशिला बहुत फेमस थी, तक्षशिला आपको पता रहेगा जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पे होती थी। वहां पर आप देखोगे तो जो फेमस फेमस आदमी है पणिनि, जिन्होंने अष्टदही लिखी, जीविका एक फिजिशियन थे, जीवक, चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हो, तो ये वहीं पर प्रोफेसर हुआ करते थे। तो कितनी जबरदस्त ये यूनिवर्सिटी रहा होगी। इसके अलावा गुजरात में वल्लभी डायनेस्टी बहुत फेमस है। ये अगर हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो क्या रहता था कि जो मैत्रक डायनेस्टी हुआ करती थी गुजरात में, वो क्या करते थे डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी से ही जो पढ़ के आते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हायर कर लेते थे। या थोड़ा सा गुजरात हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उदानपुरी बिहार में, जग्गाडाला ये बांग्लादेश में है, उदानपुरी वगैरह ये भी बहुत फेमस है। ये आप आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ी होगी। तो ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फेमस ना हो। ये जैसे पनीणी है तो पानी, पानी दही मिली हुई पानी वो क्या हो जाएगी, सस्ती दही, मतलब अस्थि दही। ऐसे कर करके बुक्स को ट्रिक से भी मैंने याद कराया था ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। चलो, अगला आर्टिकल है हमारा एनवायरमेंट को लेके कि हीट वेव्स बढ़ रही हैं। ये तो सबको पता है कि हीट वेव्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हीट वेव्स का जो क्राइटेरिया होता है कि कब हम हीट वेव्स बोलेंगे, वो क्राइटेरिया आपको पता रहना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो ग्राउंड प्लेन एरियाज है वहां पर 40 डिग्री से ऊपर अगर चला जाता है तो हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। माउंटेन्स में थोड़ा सा और कम रहता है, आई थिंक 37 या 35 है। एग्जैक्टली आप कमेंट करके बताना। तो इस तरह से हीट वेव बढ़ रही है। इसका कारण क्या माना जा रहा है? एक तो हमने हर जगह कंक्रीट भर दिया है, तो जमीन के अंदर पानी जा ही नहीं रहा है, ठंडा जमीन गर्म हो रही है। दूसरा, हमने वाटर बॉडीज को ना फिल कर दिया है। वेटलैंड्स हैं या लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो सूख रहे हैं, उसके अंदर हमने मिट्टी भर के हमने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी है। या पेड़ों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन। जैसे मैं अपना अपना एग्जांपल दूं, हमारे शहर में आज से 20 साल पहले कम से कम 25 से 30 खाड़ियां हुआ करती थी। अब हम मेरे देखते देखते ही सारी खाड़ियां भर दी गई हैं मिट्टी भर के, और वहां पर जगह को दोबारा से लैंड यूज में ले लिया गया है। तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी इधर से उधर होता रहता है, कभी उस कॉलोनी में कभी उस कॉलोनी में। ज्यादा कहीं किसी को दिक्कत आ जाए तो उसको उठा के कहीं खेतों में डाल देते हैं। तो हमारे पास एक सस्टेनेबल मैनर में
वाटर मैनेजमेंट है ही नहीं। ये उसी की बात कर रहा है कि हीट वेव देखो 40 डिग्री से ऊपर हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं, दिन गर्म होते जा रहे हैं, रातें वार्मर होती जा रही है, अनबैलेंस डेवलपमेंट है, वेटलैंड वाटर बॉडी भर दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट तो हो रहा है बट अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। इससे जो नाइट टाइम टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि रात एक ऐसा समय होता है जब अर्थ अपने आप को ठंडी करती है, लेकिन वो उसको टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म है, रात में कम गर्म है, तो गर्म और गर्म के बीच में ही चल रहा है। तो आपको अगर रिकवरी का पीरियड नहीं मिलेगा, अगर आप ढंग से सो नहीं पाओगे रात को, तो अगले दिन आपकी एफिशिएंसी पे काम पड़ेगा। जो बेचारे लेबर क्लास है वो छतों पे सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, उनके पास पंखा भी नहीं है, तो वो रात को सो ही नहीं पाएंगे, तो अगले दिन वो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो फिर उनकी इनकम कहां से आएगी? तो उनको काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से काफी लोगों की डेथ्स भी हो रही है। अभी जैसे रिसेंट में पाया गया कि पता नहीं मैंने कहा, मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 500-600 लोग हीट वेव से मर गए हैं। तो इतनी गर्मी बढ़ रही है तो लोग इससे मर भी रहे हैं, खासकर जो ओल्ड एज हैं वो लोग। तो हमारे पास ऐसा हीट वेव्स प्लान सरकार बना रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी हमें बनानी चाहिए कि आने वाले टाइम में हम हीट से कैसे निपटे। तो क्लाइमेट चेंज इज रियल नाउ। चलो अगला है हमारा रोहिंग्या क्राइसिस के ऊपर। देखो, रोहिंग्या क्राइसिस बहुत साल से चल रहा है, करीबन 8-10 साल तो हो ही गए हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं। म्यांमार जो है वहां पर मेनली बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, और वहां पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की, उन्होंने उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि ये हमारे लोग है ही नहीं, उनको मारने लग गए। अब वो बेचारे जैसे तैसे भागते भागते कभी इंडोनेशिया, कभी मलेशिया, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, कभी इंडिया, इधर उधर वो घुस गए हैं। जब भी कोई लोग बाहर से आते हैं तो लोकल लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाहर से आके हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उसमें बहुत से लोग क्राइम भी करेंगे, कल्चर भी इंटरमिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिया में अभी भी करीबन 22,000 रोहिंग्याज रह रहे हैं। तो बांग्लादेश ने अपना एक आइलैंड था जो रोहिंग्याज को दिया था रहने के लिए, उसका नाम था बोशोन चार आइलैंड। मतलब खाली पड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि आप यहां रह लो। इनकी बहुत सारी जो शिप, जो बोट वगैरह में निकलते थे, वो डूब भी जाती थी। तो अब देखो, इनका मेन इश्यू आर्टिकल किसके ऊपर आया है कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली गड़बड़ा जाएगी। इनको सुबह का नहीं पता, रात का नहीं पता, बच्चों का भविष्य नहीं पता, पढ़ाई का नहीं पता। आप इमेजिन करो कि इनके पास कुछ भी नहीं है सपोर्ट सिस्टम, ना गवर्नमेंट स्कीम इनको मिलती है, ना कोई फिक्स इनकम है, ना इनकी फैमिली यहां मिल रही है। कब मर जाए, कब बिछड़ जाए, कुछ नहीं पता, कब इनको पकड़ लें। इनको इलीग्रेंट माइग्रेंट घोषित कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अर्जेंट इंटरनेशनल अटेंशन इसको चाहिए, मल्टी फेसेड अप्रोच हमको चाहिए। अभी भी ये ट्रोमा से बाहर नहीं निकले हैं, तो अब बेचारे फंस तो रखे, लेकिन हम क्या करें? इंडिया भी तो लिमिटेड कैपेसिटी रखता है, हमारे खुद के लोगों को हम कैटर नहीं कर पा रहे, बाहर से लोगों को कैसे कैटर करेंगे? तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया कि जहां इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है, लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों के जैसे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, अब इसमें हम जो रोहिंग्याज का डेटा है, 22,000 रोहिंग्या अभी भी इंडिया में रह रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर इनको क्लियरेंस ऑपरेशन के तहत मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, इनके गांव जलाए जा रहे हैं, ये भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं। तो सीवियर हेल्थ मेंटल क्राइसिस हो रखा है, इनको बेसिक राइट्स वो कुछ मिल नहीं रहा, इमिग्रेंट माइग्रेंट घोषित कर रखा है। आर्बिट्रेट इनको डिटेंशन कर लेते हैं, 500 रोहिंग्यास तो डिटेन, तो वैसे ही कोई क्राइम क्रिमिनल केस नहीं है, बस पकड़ रखा है। ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट है, फंडिंग वगैरह भी नहीं हो रही बाहर से इनको। तो अर्जेंट नीड है इंटरनेशनल अटेंशन की। आप अगर देखो तो पूरे वर्ल्ड में करीबन 2.5-3 करोड़ लोग तो रेफ्यूजी घूम रहे हैं। आपने देखा था कि पीछे इजराइल पैलेस्टाइन में लोग घूम रहे हैं, ईरान में भी ऐसे ही घूम रहे हैं। खासकर आप देखोगे सीरिया में तो पिछले 10-15 साल से यही सब चल रहा है, यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत भयंकर रेफ्यूजी क्राइसिस आ रखा है। और अभी तो रुको, अभी तो और आएगा, एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज भी आएंगे। जब ये आइलैंड डूबने लगेंगे सी लेवल राइज से, तो वो लोग कहां जाएंगे? उनका देश डूब जाएगा तो वो आसपास भागेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट रेफ्यूजी या एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज। वो जब आएंगे तो फिर मारकाट मचेगी। पानी के लिए पहले से ही लोगों में इतनी इंटेंस कंपटीशन हो चुका है, बाहर के लोगों को तो भूल जाओ, कोई देगा नहीं देगा। अब हरियाणा पंजाब के बीच में SYL का एग्रीमेंट चल रहा है, पंजाब पानी देने को तैयार ही नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पानी दो, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, बिकॉज जल बिना जीवन ही नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि कितना भयंकर क्राइसिस आने वाला है। तो अभी भी वो ट्रोमा से गुजर रहे हैं, उनकी डिग्निटी, उनका कुछ भी नहीं है मतलब। तो मतलब इस आर्टिकल से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक बैलेंस कंक्लूजन आपके, मतलब पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे तो इनका सॉल्यूशन अभी तो नियर फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा है। आपको मैंने हमेशा बताता हूं कि कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए और एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऐसा आशावादी होना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा।
comprehensive and multi-pronged approach is essential to address the mental health needs of Rohingyas refugees in India, involving dignity, healthcare access, support for local organizations. कितना बढ़िया से कंक्लूजन दिया है कि कंप्रीहेंसिव हो, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच हो, उनकी डिग्निटी, उनका हेल्थ, सब कुछ हम देखें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट रिकॉग्नाइज एंड एक्ट अपॉन दिस एस्केलेटिंग मेंटल हेल्थ एपिडेमिक फेस बाय दिस रेफ्यूजीज। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। चलो भाई, अब आ गया है एनवायरमेंटल GS3। तो जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वहां पे क्या चल रहा है, स्नोफॉल के पैटर्न कम हो रहे हैं। आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है हिंदू कुश। तो यहां पर जो आइस जमी हुई है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है, करीबन 17-18% कम हो गई है। तो जो जो 10 बड़े देश हैं आसपास के, उनका पानी यहीं से आता है, अब वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, तो इनका भी तो पानी का नीड पूरा नहीं होगा, ऑलरेडी पानी कम है। तो ये पिछले 22 साल में सबसे कम रिकॉर्ड ये देखने को मिला है, ब्रह्मपुत्र इंडस बेसिन में करीबन 17% कम हो गया है। तो भाई इसमें हम क्या करें, अब देखो रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना चाहिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो, रीजनल कोऑपरेशन हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो जिस नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है, हमें कुछ भी ठीक नहीं करना है, हम जो नुकसान कर रहे हैं उसको बंद कर दो, नेचर अपने आप को ठीक कर लेता है। सपोज एक महीना कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, कैसे आपने देखा क्लाइमेट एकदम चेंज होने लगा था, आसमान साफ हो गया था, पोल्यूशन कम हो गया था, पानी एकदम साफ हो, गंगा में लोग ऐसे पानी पीने लग गए थे। तो इस तरह से नेचर के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है वो हमको कम करना पड़ेगा, तो उस तरह से ये ठीक हो जाएगा। तो भाई हम स्टेबलाइज करेंगे सी सरफेस को, और पॉलिटिकल विल तो चाहिए, सारे देश जब मिलके करेंगे तब। अब सारे देश लगे हुए हैं न्यूक्लियर वॉर में, मिसाइल, टैंक, ये सब, तो वो पैसा कहां लगना चाहिए, अगर सारे चाहेंगे तभी लग पाएगा। ऐसा नहीं कि हम पैसा लगाने लग जाए एनवायरमेंट पे और चाइना हम पे गोले फेंकने लग जाए, तो हम फिर क्या करेंगे। तो एक ग्लोबल पॉलिटिकल विल चाहिए, तब ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम थर्ड पोल भी बोलते हैं। बेसिकली थर्ड पोल जो है वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद इतनी क्वांटिटी में आइस यहीं पे मिलती है, जो खासकर तो तिब्बत वाला एरिया है, इसको हम थर्ड पोल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर 10 बड़ी रिवर जो हैं, अमू दरिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन, मैकोंग, यांगजे, येलो रिवर और तरीम। तो ये सारे जो मेजर रिवर हैं यहीं से होता है। ये सारी रिवर आपकी एटलस में मार्क होनी चाहिए, एक से एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ये सारी हम कर भी चुके हैं, पेपर में भी आती रहती हैं। कल भी हमने येलो रिवर देखा था, ये येलो क्यों है ये भी मैंने बताया था। ये सारे फैक्ट धीरे धीरे आपके नोट्स में जाने चाहिए। प्रीलिम्स के हिसाब से अब एक्सरसाइज देखो तो रेड फ्लैग, ठीक है। तो रेड फ्लैग है अमेरिका, अमेरिका इज रेड फ्लैग। बहुत ज्यादा चिकन खाते हैं अमेरिका में, KFC वगैरह, तो रेड कलर याद रखना। अमेरिका से रिलेटेड है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, इसने आसपास के देशों को बुलाया था। तो इंडिया भी इसमें अपना राफेल लेके गया था पहली बार, और इसमें आसपास के देश भी थे। ये इंडिया पहली बार राफेल एयरक्राफ्ट का एक्सरसाइज करके देखा है। तो इसमें दो टीम बांट रखी थी इन लोगों ने, एक था हमारा रेड फोर्स, एक था ब्लू फोर्स, एक ऑफेंसिव था एक डिफेंसिव था। तो ये कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कभी एक साथ लड़ना पड़े कॉमन एनिमी के खिलाफ, तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। एक तरह की ड्रिल होती है। अब हमारा जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं। शशि थरूर ने लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की तरफ से। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक परमानेंट हमारे पास रेफ्यूजी का जो असाइलम है वो होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल भी है, नेशनल असाइलम लॉ होना चाहिए। इन करक्स ये कहना चाह रहे कि हम केस बाय केस डिपेंड रहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई किसको असाइलम दे, किस कंडीशन में दे, कहां उसको रखेंगे, कितने दिन रखेंगे, उसका फूड सप्लाई, उसका हेल्थ केयर कैसे रहेगा, वो वापस कब जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कोई अलग से रोल नहीं है। अब देखो वर्ल्ड में आप देखो तो 43 मिलियन रेफ्यूजी ग्लोबली हैं, मतलब 4.5 करोड़ लोग बेघर हैं, वो कहीं भटक रहे हैं। अब इमेजिन करो आपको एक दिन आपको घर से बाहर निकाल दें, तो आपका सिस्टम डगमगा जाएगा, ना सो पाओगे, ना खा पाओगे, ना मेंटली स्टेबल हो पाओगे, ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना आप काम पे जा पाओगे, ना खाना ढंग से पकेगा, चिंता रहेगी। अब जिनका देश ही छूट गया उनका हाल क्या होगा। तो 4.5 करोड़ लोग घूम रहे हैं, उनके होप्स, उनके ड्रीम, उनका नीड, उनके फियर क्या। ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आया, बिकॉज आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है 20 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 20 को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है। कल वो है 21 जून है तो वर्ल्ड योगा डे है। इस तरह के कई बार स्टेट पीसेस में ऐसे 4 दिन आ जाते हैं मैच करने के लिए, तो ये भी एक तरह से मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट ही है, थोड़ा ध्यान रखना इसका भी। तो देखो इंडिया हमेशा से ही असाइलम देता रहा। असाइलम मतलब क्या होता है, पनाह देना। देखो पहले हमने किसको पनाह दी, जो ज्यूज आए,
ठीक है, फिर ये पारसी लोग आए पर्शिया से, ईस्ट पाकिस्तान से लोग 1971 में बांग्लादेशी वॉर आए तब आए, श्रीलंका से तमिलियन आए, नेपाली आए, अफगान आए, रोहिंग्याज आए, तिब्बतन्स आए। ठीक है, तो ये तो हम हमेशा से देते आए हैं। तो इंडिया, देखो इसमें ना पार्टीशन के टाइम भी इतने सारे लोग इधर उधर हुए, इसमें यही कहना चाह रहा है कि इंडिया को असाइलम पॉलिसी बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? बिकॉज ये दिखाता है कि इंडिया कितना रेस्पॉन्सिबल है, इंडिया कितना डेमोक्रेटिक है, इंडिया कितना सेंसिटिव है लोगों को लेके, कितना एक विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो हमें एक बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। काइंड ऑफ इस पूरे आर्टिकल की थीम यहीं पे है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई अलग से एक प्रोटोकॉल बना रखा है, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1967 का प्रोटोकॉल है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इंडिया के पास ना तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने कोई प्रोटोकॉल साइन कर रखा है, ना हमने अपने देश में डोमेस्टिक लेवल पे कोई फ्रेमवर्क बना रखा है। 2022 में ऐसा एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट वो होता है जब अदर देन एमपी कोई, सॉरी अदर देन मिनिस्टर कोई एमपी अपना बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोल देते हैं। तो उसके चांसेस कम ही रहते हैं पास होने के। तो भाई देखो गवर्नमेंट एक्शन क्या कर रही है, तो हमारे पास उनकी पुअर कंडीशन होती है, हमारे पास बहुत सारे एक्ट जरूर है जैसे फॉरेन एक्ट, सिटीजनशिप, फॉरनर, लेकिन हमने उन सबको एक ही कैटेगरी में बांट रखा है, दे आर फॉरनर, दे आर एलियंस। तो भाई उनका डिपोर्ट कर देते हैं। अब सपोज कोई इंसान भाग के आया कहीं से, आप उसको वापस वहीं भेज दो, तो वो वहां जाके मरना ही है उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी हो जो ये दिखाए कि भाई हिस्टोरिकली हमारी वैल्यूज हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल हैं, और इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर दिखाएगा साइलम में। देखो लेकिन ग्लोबल लीडर तो बन जाएगा, लेकिन हाँ क्या इंडिया रेडी है अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए? इंडिया में ऑलरेडी 150 करोड़ लोग हैं, अगर हमने ऐसे पनाह देने लग गए तो इंडिया का खुद डोमेस्टिक इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, इसके ऊपर बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। जुडिशियल में भी देखो हमारे पास आर्टिकल 14, 20 और 21, हमारा संविधान सबको ये राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, सबको देता है कि भाई रिगार्डलेस ऑफ आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो आपको मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 टू 20 एंड 28 ये सारे सबको मिलते हैं। चलो, तो भाई हम क्या करेंगे, कोऑपरेशन करो, रेफ्यूजी को प्रॉब्लम समझो, एक असाइलम प्रोजेक्ट बनाओ, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ये बातें आपको बोल बच्चन करना पड़ेगा आंसर में। कंक्लूजन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे आप स्टैंड कैसे लोगे? इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने रेफ्यूजीज को पनाह दे दी तो हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, नहीं दी तो हमारे सामने एक एथिकल डायलेमा आ जाएगा, हम किसी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? तो एक देखो, एनेक्टिंग ए नेशनल असाइलम लॉ इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू लिव अप टू इट्स हिस्टोरिकल लेगेसी एंड ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट। ठीक है, ये अच्छी लैंग्वेज है, हमारे पास एक लॉ होना चाहिए ताकि हमारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम डील कर पाए। The law would provide a structured, consistent approach to refugee management, ensuring protection and right for asylum seekers. By leading in this area, India would enhance its global standing and reaffirm its dedication to the democratic and humanitarian principle. कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा कि भाई उनको आने दो, उनको जो मन में करने दो, लेकिन अच्छी लैंग्वेज हमने ये जरूर कह दिया यार एक लॉ तो होना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट हम डील तो कर पाए। ऐसा नहीं है कोई आया उसको गोली मार दो, वो भी इंसान है, कोई भी इंसान अपना देश छोड़ के ऐसे ही नहीं भागता। भगवान न करे कल हमारे ऊपर वो दिक्कत आ जाए और हम किसी दूसरे देश में जाएं और हमें ऐसे गोली मारे तो हमें कैसा लगेगा? ठीक है, तो उस तरह से ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो ये आज की न्यूज थी। आज का हमारा मैप देख लेते हैं, 6 हमारे पास फिजिकल डिविजन्स हैं, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो ये हमारी 11th की जो एनसीईआरटी है इंडिया वाली उसका पार्ट है। देखो ये तो ऊपर वाला हो गया माउंटेन एरिया जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर में, और ये जो है ये हमारे हो गए इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो धीरे धीरे रिवर्स ने सेडिमेंट से बनाए हैं। ये हमारा डेजर्ट हो गया, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ये हमारे कोस्टल एरियाज हो गए, और 2 हमारे पास आइलैंड है, इस तरफ लक्षद्वीप है, इस तरफ हमारे अंडमान निकोबार हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एटलस में जरूर पढ़ना, 11th की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। देखो हिमालयन जो है ये हमारा हिमालय, पूर्वांचल, ये सब उस तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर हाईएस्ट अनस्टेबल है और यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है। आपको ही पता है कि हिमालयन कैसे बने थे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तो उस वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स बने थे, काफी यंग माउंटेन्स है ये, आप देखोगे यहाँ पर अक्सर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट वो भी यहीं पे है। चलो भाई ये हो गया। दूसरा आता है हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन्स,
तो ये हमारे रिवर से बने हैं, रिवर ने धीरे धीरे सेडिमेंट लेते गए और ये सबसे फर्टाइल एरिया भी है, सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी है। यहाँ पर गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है, इन रिवर ने इसको अच्छे से बनाया है। तीसरा हमारा है पेनिनसुलर प्लेटू, ये सबसे स्टेबल एरिया है। ये वाला जो एरिया है बीच का एरिया, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। और प्लेटू क्या होता है? प्लेटू क्या होता है? एक उठा हुआ एरिया जो फ्लैट हो, उसको हम प्लेटू बोल देते हैं, पठार हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे आपको एटलस में मार्क होने चाहिए। इन सब की हाईएस्ट पीक आपको याद होनी चाहिए। जैसे अरावलीज की हो गई, विंध्याज की हो गई, है ना, सतपुरा और विंध्याज के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। तो ये धीरे धीरे अपडेट आप करते रहना एटलस में। डेजर्ट हमें पता ही है, जो मरुस्थल एरिया रेगिस्तान है जो राजस्थान का, ये इसको हम डेजर्ट एरिया बोलते हैं, बिकॉज यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। कुछ डेजर्ट एरिया उधर भी है पाकिस्तान की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? चोलिस्तान, इधर रेगिस्तान बोल देते हैं। बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा। चलो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल मतलब जो बिल्कुल समुद्र और लैंड जहां मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो ये हमारे वेस्टर्न एरियाज हैं, ये हमारे ईस्टर्न हैं। अब इनके भी नाम दे रखे हैं। ये है उत्कल प्लेन्स, ये है नॉर्दर्न सिरकार, ये है कोरोमंडल, ये मालाबार, ये कोंकण, ये गुजरात, ये काठियावाड़, ये कच्छ। तो अक्सर पेपर में आता है। देखो उत्कल प्लेन तो हमारे संविधान में भी आते हैं, सॉरी राष्ट्रगान में, ठीक है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो उत्कल क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है। नॉर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल और मालाबार में आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखना। माल, माल मतलब माला माल हो गए थे यहाँ से स्पाइसीज ब्लैक पेपर वगैरह जाते थे केरला से, तो माला माल। कोंकण, कोंकणी भाषा बोली जाती है थोड़ा गोवा में और महाराष्ट्र एरिया में, तो ये कोंकण। कच्छ और काठियावाड़, ये आपको पता रहना चाहिए। चलो इसके बाद हमारे दो आइलैंड आते हैं। इधर तो है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कोरल आइलैंड्स हैं, और इधर आते हैं हमारे अंडमान निकोबार जो कि हमारे माउंटेनियस हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं। ये थोड़ा सा एक्टिव है, यहाँ एक्टिव वोल्केनो भी है, यहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं है। ये एरिया बहुत न्यूज में है। अब हम लक्षद्वीप को काफी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंट में वहां गए थे और लक्षद्वीप को काफी प्रमोट कर रहे हैं। मालदीव की जगह हम अपने ही देश को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा आज का वो था। आज हम देखते हैं आज के हमारे 5 क्वेश्चन कौन से हैं। जो रिवर मैंने बताई, अमू दरिया, 2 रिवर हैं, अमू दरिया, सिर दरिया। तो अमू दरिया कौन सी वाटर बॉडी में जाके ड्रेन करती है, वो आपको पता रहना चाहिए, आप कमेंट करना। दूसरा, 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड के बीच से गुजरता है? 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड कहां से गुजरता है, वो आपको बताना है। रोहिंग्या क्राइसिस जो चल रहा है ये किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था, ये आपको बताना है, ये मैंने आपको न्यूज में ही बताया था। चौथा क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी और किसने डिस्ट्रॉय करी थी, उन दोनों के नाम आपको बताने हैं। और पांचवा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट करी गई या कंडक्ट कराई गई, वो आपको बताना है। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप सब जो देख रहे हैं इसको कमेंट करें। कल भी कई बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।